पहले इसमें से 3 उपन्यास का अध्ययन मैंने किया। एक गहरे पानी पैठ, अगिन पाथर, कौन तार से भीनी चदरिया और चौथी अंतरयात्रा है। अग्नि पाथर मैंने नहीं पढ़ा है और बाकी तीनों उपन्यास पढ़ा है। व्यास जी चूंकि यहाँ अभी नहीं उपस्थित हैं, मैंने अपनी भूमिकाएं ऐसी बनाई थी कि वो रहते तो उनको अच्छा लगता है, या उनसे जो जुड़े हुए साहित्यकार तो एक माध्यम है, लेकिन उसके प्रशंसक उसकी कलम से अधिक बन जाते हैं। ये व्यास जी चूंकि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इसलिए वो फ्रिक्शन भी लिखेंगे, उपन्यास भी लिखेंगे, तो वो तथ्यात्मक रूप से उतने विचलित नहीं हो सकते हैं बाय ट्रेनिंग कि उसको ये नहीं कहा जाएगा कि यह उनका भोगा या हुआ यथार्थ नहीं है। और अंतर यात्रा के जो आयाम है, जो भौगोलिक आयाम है, वो मूलतः मधुबनी और वो कोलांचल का 2 भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें एक मधुबनी का सरसीपाही पाही इतना क्लिष्ट है कि उसका उच्चारण ही नहीं हम लोग नहीं कर पाते, जबकि मेरा ससुराल मिथिलांचल में ही है, लेकिन मगही होने के कारण मैं बोल नहीं पाता हूं। दूसरा एक क्षेत्र है जो कि शुद्ध रूप से कोलांचल का क्षेत्र है। इसमें 2 कैरेक्टर बनते हैं, 3 कैरेक्टर मूलतः बनते हैं इस पूरे उपन्यास को। पता नहीं आप लोग में से कितने लोगों ने उपन्यास पढ़ा होगा, लेकिन मेरे वक्तव्य इस पूरे समाप्त होते होते आपके भीतर ये जरूर इच्छा उत्पन्न हो जाए कि ये किताब पढ़ ली है। बड़ा ही शानदार तरीके से लेखनी बड़ी अच्छी है व्यास जी की। उसमें 3 मुख्य कैरेक्टर है। एक नीलकांत झा है, दूसरा विभूति भूषण महतो है, और तीसरा अनामिका है। नीलकांत झा जो है, अब ये जो है, ये मैं आपकी प्रस्तुति जो आप यहां करना चाह रहा हूं, ये पूर्ण रूप से एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण क्यों मैं करना चाह रहा हूं कि जो आज हम यहां हैं और हमारा जो व्यक्तित्व है, ये पूरी तरीके से एक सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रियाओं से निकलता हुआ हमारा व्यक्तित्व बनता है। ये एक लाइन है इनकी, ग्रेमियन ग्रीक की, ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट हैं, उनका एक एसे है। उसमें वो लिखती है कि चाइल्ड इज बॉर्न में, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो बच्चा पैदा होता है तो अमोरल और अकल्चर होता है, मतलब कि उसमें कोई मोरालिटी नहीं होती है, कोई कल्चर नहीं होता है। मतलब कि उसके बाद लिखते हैं, फ्राइड लिखते हैं कि न्यू बॉर्न इज अ मोरल ब्लैंक स्लेट। फिर दुर्खीम भी लिखते हैं, इमाइल दुर्खीम भी लिखते हैं कि ह्यूमन आर बॉर्न अमोरल, नाइदर इनहेरेंटली गुड और नॉट इविल। जब बच्चा पैदा होता है तो हम ये ताली नहीं बजाते हैं कि मेरे घर में एक बलात्कारी पैदा हुआ है, हम ये ताली नहीं बजाते हैं कि मेरे घर में एक लुटेरा पैदा हुआ है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, सोशलाइजेशन, और आजीवन उसे ये बनाता है और इन परिस्थितियों का वो दास होता है, जिससे कि वो क्रिमिनल एक अध्ययनशील व्यक्ति और एक अच्छा सा सिटीजन बनता है। लेकिन न्याय प्रणाली ऐसी होती है कि उसके जो वो खुद नहीं होता है और समाज उसे बनाता है परिस्थितियों से, वो यदि कोई डेविएंट बिहेवियर करता है तो परिणाम स्वरूप उसे फांसी तक लिखती है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। ये पूरा उपन्यास जो है वो, इसमें एक आदमी मतलब नीलकांत झा पूरे बनने की प्रक्रिया और विभूति भूषण महतो बनने की प्रक्रिया और अनामिका बनने की प्रक्रिया की एक पूरी कहानी, इसलिए यह खूबसूरत है। और इससे एक आगामी चीजें भी निकल के आती है। सोशलाइजेशन मूल रूप से होता क्या है? मूलतः सोशलाइजेशन, जो यहां सोशल साइंटिस्ट बैठे होंगे,
वो इस डेफिनेशन को जानते होंगे कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बाय विच अ पर्सन लर्न हाउ टू बी ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब इसके जो चरण है, इसके कौन कौन से चरण है सामाजिकरण के, मूल रूप से ये सीखता क्या है व्यक्ति? तो वैल्यू सीखता है, नॉर्म्स सीखता है और इथिक्स सीखता है। अब वैल्यूज हमारा क्या है, नॉर्म्स क्या है और इथिक्स क्या है? उदाहरण के तौर पे यदि मैं एक बहुत बड़ा, एक समाज ऐसा है कि हम बहुत बड़ा चोर हो सकते हैं तो हमारा विवाह होगा, तो हम बेहतर चोर बनने के लिए हमारा परिवार लगेगा कि इसको कैसे बेहतर चोर बनाया जाए। तो वो उस समाज का, उस परिवार का वैल्यूज है, उसका नॉर्म्स है। प्रकारांतर से मैं व्यंग करना चाह रहा हूं कि हर एक परिवार बिहारी ब्यूरोक्रेट्स क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि अंत में उसको किसी माध्यम से पैसा कमाना है। यह भी एक बड़ा सोचा समझा रणनीति। अब इसमें सरसोपाही जो गांव है उसमें नीलकांत झा के सामने उसी गांव के संस्कृत, हिंदी, मैथिली, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान पंडित गंगानाथ झा का गांव होता है, जिनके पिता और पुत्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हैं। छात्रावास वहां का इनके दोनों के नाम से होता है। और उसी जगह जो विभूति भूषण है उसका गांव मेहुदा होता है। पथरीली और झाड़ झंकार से पटी धरती है, जिसके जमीन में केवल कोयला है और उसका मूल व्यवसाय शराब बेच के पैसा कमाना है। अब आप समझिए एक रेफरेंस बिहेवियर। अब एक शहर है, मान लीजिए कि औरंगाबाद शहर है। औरंगाबाद का जो युवा है, उनके जो बच्चे हैं, उनके सामने रेफरेंस मॉडल कौन बन रहा है? जिस तरीके से नीलकांत झा के लिए रेफरेंस मॉडल गंगानाथ झा हैं या वाइस चांसलर हैं, उसी तरीके से औरंगाबाद या मधुबनी या और बाकी सारे जगहों के रेफरेंस मॉडल कौन है? किस तरीके के लोग खड़े हो रहे हैं? तो वो मॉडल रेफरेंस मॉडल है। अब यहां विभूति भूषण के सामने किसी भी तरीके का रेफरेंस मॉडल है ही नहीं। उसके जो दादा हैं वो महुआ चूके और वही से शराब बेच के और पूरे के पूरे परिवार को करते हैं। संघर्ष दोनों का आर्थिक है। यहाँ कोसी और बागमती का पूरा बाढ़ जो रहता है वो उसकी आर्थिक स्थिति को तबाह कर देता है। वहां भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कोयला जिसके जमीन के नीचे निकलता है उसी को नौकरी भी मिलती है और उसको कुछ कंपनसेशन भी मिलता है। दुर्भाग्य से विभूति भूषण के यहाँ कोयला नहीं निकलता है और वो शराब बेच के और ये अपनी आजीविका परिवार का निभाता है। चलिए 12 साल की उम्र में पहली बार टुड्डू मास्टर एक होते हैं, वो विभूति भूषण को किसी तरीके से एडमिशन करवाते हैं प्राइमरी बैठक के माध्यम से। 16 साल में वो मिडिल स्कूल जाता है। उसके दादाजी उसको पीट के कहते हैं कि तुम कहां जाता है, ये पुराना जो हमारा पुश्तैनी काम है दारू बेचना वो कौन करेगा, तुम पढ़ने लिखने कैसे लगा? संघर्ष करता है। और वो संघर्ष का सपना कौन सा हो रहता है? जो कोइलवरी के मैनेजर होते हैं और उनके जो अंग्रेजी स्कूल के बच्चे हैं और लगदग करता हुआ बस जो देखता है उसको ये लगता है कि इस बस में हम क्यों नहीं बैठते। वहां से वो रेफरेंस बिहेवियर निकालता है। और इनके यहाँ इन्हीं के परिवार में IITN होते हैं और विद्वज्जन होते हैं, तो इनके लिए उस परिवार में रेफरेंस मॉडल बनता है। अब आप दो समान, आर्थिक स्थिति दोनों की लगभग समान है, लेकिन इनके पिताजी शिक्षक होते हैं। ये इतनी गरीबी है कि मधुबनी का जो इंपॉर्टेंट वाटसन स्कूल है वहां इनका एडमिशन नहीं हो पाता है, लेकिन नीलकांत झा बिहार के टॉपर होते हैं। ये किसी तरीके से मेहनत मजदूरी भैंस चरा के और हाई स्कूल में एडमिशन लेता है और कर्जा लेके रांची विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है और वहां से वो हिंदी साहित्य इतिहास में MA करते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। उसके बाद
बड़ी और वहां से आगे बढ़ते हैं बात कर दी और बड़ी कठिनाइयों से दोनों ट्यूशन पढ़ा के और पढ़ते हैं। अब आते हैं टर्सरी लेवल पर, विश्वविद्यालय दोनों जाते हैं, वहां से निर्णय लेते हैं रांची विश्वविद्यालय में इनका नहीं हो पाता है लेक्चररशिप, लेकिन ये जाते हैं पीएचडी और स्कॉलर करने सिर्फ विभूति भूषण जाते हैं। उस जगह से ये जब जाते हैं नीलकांत झा भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाते हैं। अब देखिए बिहार का टॉपर है, ध्यान से यहां पर मजेदार बात है, बिहार का टॉपर जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाता है तो उसको यह दंश झेलना पड़ता है कि कहीं ये फर्जी टॉपर तो नहीं है। ये इन्होंने उल्लेखित किया है व्यास जी ने अपने किताब में, आवाज पकड़ता है और उसको बड़े ही हीन भाव से देखा जाता है। और वो उसके गांव के जिस हॉस्टल में एडमिशन के लिए जाता है, और वो भी मिश्रा जी एक होते हैं, वो इनके पिताजी को बड़े ही दुत्कार देते हैं कि इसका एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत टॉपर अंग्रेजी बोलने वाले लोग इस हॉस्टल में रहते हैं। और पहली बार उसको ये लगता है कि अंग्रेजी का मैं इतना जानकार हूं, किट्स और शैली को मैं जानता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता हूं, इसलिए मैं इस हॉस्टल में नहीं रहता। यह इस उपन्यास पर जो यथार्थ है, जो कटु सत्य है बिहारियों के लिए, वो इस पर बहुत अच्छी संवेदना के साथ इन्होंने लिखा है। और ये तिरस्कार झेलता है वो, फिर वो एक हॉस्टल में जाता है जिसको वही तिरस्कार से भोगा हुआ व्यक्ति जो कि यहाँ हिंदी में पीएचडी करता है, विभूति भूषण, उसका ये मित्र बनता है और उसका संरक्षक बनते हैं विभूति भूषण। फिर ये अपनी मेधा से अपनी स्थिति बनाते हैं, फिर अनामिका से इनका प्रेम होता है और अनामिका इनके विद्वत्ता से प्रभावित और वाचिक शक्ति शैली से प्रभावित होती है। उसके बाद विभूति भूषण को यहां से एक इसमें टर्निंग पॉइंट आता है, मंडल कमीशन उस समय उभार के होता है इस उपन्यास के समय। तो आप सुना, और अगड़े और पिछड़ों के बीच में तनाव बढ़ता है। स्मार्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये के मुद्दे साहित्य समाज का दर्पण घेरा तमाम खबर देखने के लिए एक पिछड़ा वर्ग का आदमी और एक ब्राह्मण के साथ दोनों के बीच में तारतम्यता रहती है, लगभग वो मिला जुला के और अच्छा सा संरक्षण के साथ आगे बढ़ते हैं। अब पीएचडी करते हैं और इनको वहां पे लेक्चरशिप भी विभूति भूषण को नहीं मिलती इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जबकि एक टॉपर हिंदी में लेकर और इससे कमतर जानने वाला सरकार को घेरा एक ब्राह्मण को एक न्यूज़ 24 से बड़े धन्यवाद। उनके चूंकि मंत्री ब्राह्मण है, वाइस चांसलर ब्राह्मण है, इसलिए उसको नौकरी मिल जाती है और विभूति भूषण महतो को नौकरी लेक्चरशिप नहीं मिलती है। जबकि इस व्यक्ति का सपना होता है कि हमको भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाना है। ये इस किताब का मैं पेज नंबर भी लिखा हूं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए ये एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट व्यास जी ने यहां लिखा है कि ये जो उनका विभूति भूषण का भोगा हुआ यथार्थ था वो उनके टर्सरी सोशलाइजेशन में रिफ्लेक्ट होता है। और पहली बार नीलकांत को नीलकांत झा से वो संबोधित करते और वहां से एक टर्न लेता है पूरा उपन्यास। और उसमें अब श्रीनाथ सिंह है, उनके मदद से एक जगह इनको विभूति महतो जी को एक जगह लेक्चरशिप मिल जाती है और कालांतर में नीलकांत झा वहां पर प्रोफेसर हो जाते हैं। और जब नीलकांत झा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं और ये टॉपर होने के बावजूद दूसरे एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं, तो इनमें जो द्वेष है वो और तीक्ष्ण हो जाता है। और नीलकांत झा ब्राह्मण होने के कारण ये उस पर आरोप लगाते हैं कि आपको विश्वविद्यालय में जगह मिल जाती है। जो विश्वविद्यालय का सोशलाइजेशन है और तीखापन है वो इस किताब में बड़े ही अच्छे ढंग से लिखा गया है। फिर टर्न लेता है, फिर अनामिका की शादी होती है। अनामिका दूसरी जाति की है और कायस्थ है और इसमें
मिथिला समाज जो अपने ऊपर गर्व करता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, हमारी संस्कृति इतनी बेहतर है, और किस तरीके से अंतर्जातीय विवाह को वो पचा नहीं पाता, वो समाज वो भी इसमें बड़े अच्छे ढंग से उकेरता है कि वो विद्रोह करता है वो पूरा, और उसको मनाने के लिए, उसके पिता को मनाने के लिए ये फिर से जाते हैं महतो जी भाई, बड़े भाई बन के उसकी पत्नी, और मनाते हैं। इसके बावजूद कि उनमें भीतर विद्वेष होता है, लेकिन मानवीय दर्शन ऐसा है। देखिए साहित्य क्या खूबसूरत। व्यास जी ने अपनी किताब की शुरुआत जो की है वो एक सपने से की है। सपना क्या है? एक फुटबॉल का मैच है, एक हिंदी साहित्य का प्रोफेसर है, एक अंग्रेजी साहित्य का प्रोफेसर है, और अनामिका जब वो डरता है, नीलकांत झा सपना से उठता है, तो अनामिका उसकी पत्नी है, वो ढांढस बजाती है। मूल रूप से यह कथानक इतना ही में सिमटा हुआ। और ये जो सपना है, मेरे ख्याल से व्यास जी होते तो और अच्छा बताते। ये तीनों उनके सपने हैं। वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं बीएससी में, उसके बाद फिर एमएमबीए किया, फिर लॉ किया, लेकिन साहित्यकार थे, दोनों साहित्य नहीं पढ़े। तो ये इसीलिए दो पात्र उन्होंने अपने सपने में लिखाया। ये दोनों पात्र साहित्य अंग्रेजी और हिंदी के दोनों के थे, और मेरे ख्याल से वो फुटबॉल खेलना चाहते थे, इसलिए फुटबॉल को भी उन्होंने चित्रित करने की कोशिश की, जो कि इसका आगे इसके साथ जुड़ाव है हिंदी साहित्य में। उसके बाद जब ये प्रेम विवाह करता है, तो उसके बाद ये आते हैं, इनका विरोध होता है, अनामिका के घर में विरोध होता है, लोग समझाते हैं, अंत में विवाह हो जाता है। अब टर्निंग आती है। विभूति भूषण एक रांची में जब थे, तो एक बंगाल के बंगला साहित्य ये समाज में उनके घर में वो रहते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनकी लड़की को पढ़ाते थे। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जो बंगाल समाज होता है वो उनका विरोध भी करता है। अंत में उनको दबाव बनता है, उससे अपने स्टूडेंट से विभूति भूषण न चाहते हुए भी विवाह करते हैं, और वो विवाह करके आते हैं। तब इनकी जो नीलकांत झा बराबर आते जाते हैं, तो इनमें जो फ्रस्ट्रेशन होता है विभूति भूषण में, वो उसके ऊपर आरोपित होता है, और नीलकांत के ऊपर ये केस कर देते हैं। अब और उसके ऊपर वो मोलेस्टेशन का केस करते हैं अपनी पत्नी के ऊपर, और ये बिल्कुल मानसिक रूप से परेशान नीलकांत झा हो जाता है। एक पढ़ा लिखा अंग्रेजी का विद्वान जब पुलिस वाला नोटिस लेके आता है तो विचलित हो जाता है, और वो उसको रिजिलियंस नहीं कर पाता है। उसके बाद जब वापस जाता है इसको, तो ये जो पूरा मानसिक संत्रास वो गुजरता है, वो एक उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा होता है। और ये उपन्यास का जो बड़ा हिस्सा है, उसमें दिखाता है कि अनामिका जो कि एक पत्नी है, वो किस मजबूती से खड़ी होती है इस विपरीत परिस्थिति में, अपने पति के साथ भरोसा करती है, और उसको इस संत्रास से बाहर निकालती है। ये बड़ा खूबसूरती से इन्होंने निकाला है कि फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। विभूति भूषण की शादी होती है एक बचपन में, जिसके साथ वो नहीं रहते, ये दूसरी शादी होती है। ये दो शादियां, उनका एक बेटा भी है। और उसके बाद ये अंत में जब आते हैं इस जगह, तो इनका केस जो है सो खत्म हो जाता है, और ये फिर दोनों मिलते हैं। यहां पर आके पूरा का पूरा उपन्यास खत्म होता है। उपन्यास चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। नहीं कंक्लूड मैं यहां तक केवल अपनी बात को सैद्धांतिक रूप से रखने की कोशिश कर रहा हूं कि समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया में एक जगह जहां पर नीलकांत झा को शिक्षा और रेफरेंस बिहेवियर के साथ, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, रेफरेंस बिहेवियर के साथ शिक्षा के प्रति एक उत्साह बनता है, और उसको पूरा परिवार लगता है और पढ़ाता है। यह ब्राह्मणों में ही हो सकता है। दूसरा समाज इतने
जो कि संघर्षों के, इकोनॉमिकली दोनों समाज बराबर है इस किताब में, दोनों के साथ उसी तरीके के आर्थिक रूप से संघर्ष है, लेकिन उस समाज को यह चस्का लगा हुआ है, चस्का शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं जानबूझ के, कि शिक्षा से बदलाव हो सकता है, शिक्षा से आर्थिक उन्नति हो सकता है, शिक्षा से समाज बदल सकता है, ये उस समाज में स्थापित, ये संघर्ष करता है। नीलकांत झा यदि इस परिस्थिति में रहता तो शायद नीलकांत झा नहीं बन सकता। विभूति भूषण को जो संघर्ष करना पड़ा, आप समझिए कि उसके भीतर कैसी उर्वरा, कितनी कठिन परिस्थिति होगी कि वहां से वो संघर्ष करता हुआ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाता है, लेकिन जातीय द्वेष के कारण उसे लेक्चरशिप नहीं मिलती। और उसके बाद अब हम लोगों को इस विषय पे, इस पूरे पुस्तक के विश्लेषण से समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें बिहार कैसे फेल कर गया, झारखंड कैसे फेल कर गया, सिस्टम कैसे फेल कर गया। फिर से मैं कह रहा हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो अकल्चर अमोरल होता है। कैसे बना? स्कूल, प्री स्कूल देने की जवाबदेही किसकी थी? राज्य की थी। राज्य पूरी तरीके से दोनों जगह फेल होता है। स्कूल में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और एक दूसरे के साथ तारतम्यता स्थापित करने का मौका ही नहीं मिला विभूति भूषण को। यह किसकी जवाबदेही थी? यह राज्य की थी। राज्य पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद आप विश्वविद्यालय जाते हैं, विश्वविद्यालय में 50 तरीके के तनाव में आते हैं स्थापित जो लोग हैं, वहां पर उसको विद्रोह का सामना करना पड़ता है। वहां पूरे राज्य पूरी तरीके से फेल हो गया। और लेक्चरशिप नौकरी देने के समय में राज्य अपने हिसाब से बहुत खूबसूरती से किसी को हाथ दे रहा है, वहां राज्य फेल हो गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक विभूति भूषण पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरीके का डेविएंट बिहेवियर की तरफ चला जाता है और पढ़ाई में इस तरीके का साइकोलॉजिकल रिजिलियंस नहीं पैदा होता है कि अपने तनाव को विभूति भूषण नीलकांत झा झेल पाए। सामाजिक जो तनाव झेलता है वो झेल नहीं पाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो आत्महत्या के विचार आने लगते हैं उसमें। तो एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर में भी जब तनाव आता है तो वो झेल नहीं पाता है और आत्महत्या का विचार आने लगता है। इसका मतलब कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में रिजिलिएंट होने की ताकत नहीं है, ये उपन्यास कहता है। तो अंतिम लाइन में यही कहना चाह रहा हूं कि ये उपन्यास का अध्ययन करने और इससे पॉलिसी फ्रेमिंग की तरह हम कैसे जा सकते हैं, ये सभा यदि इस विषय पर विमर्श करेगी तो ये ज्यादा यथोचित होगा, ये ज्यादा इसकी सारगर्भिता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। समय का सदुपयोग करने के लिए अलग अलग मैं नहीं ले सकती। दरअसल इस उपन्यास की चर्चा करनी है, एकदम बिल्कुल एक साधारण पाठक जब कोई किताब पढ़ता है तब उसके हृदय में क्या भाव आता है, मैं बस उस नज़रिए से रखने वाली हूँ। क्योंकि ऑलरेडी इस किताब पर एक बड़ा कार्यक्रम हो चुका जिसमें काफ़ी हमने साहित्यिक दृष्टिकोण से लोगों ने कि साहित्य की भाषा क्या होनी चाहिए, शैली क्या थी, इन सब पर काफ़ी हो चुका है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण भी अभी हम सब लोगों ने सुन लिया। अब एक आम आदमी जब कोई किताब उठाता है वह क्या सोचता है, वह कहाँ पहुँचता है पढ़ने के बाद, मैं सिर्फ वह नज़रिया रखना चाहती हूँ। और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी भी हूँ, क्योंकि मैंने बात में बस जानकारी दी कि मैंने ये किताब पढ़ ली है और इसका अंतिम भाग मुझे छू गया। बस मैंने इतना ही कहा था, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे आज यहाँ खड़ा होना पड़ा है कि अब वो बताइए कि आपको क्या छू गया। तो बहुत सारी बातें आ गई जो इसका विश्लेषण है। मैंने एक दूसरा दृष्टिकोण जो एक फील है अपने जीवन का अभी तक, उस नज़रिए से जो देखा है, महसूस किया। जब किताब शुरू होती है तो कहानी बिखरी हुई लगती है। अच्छा, हम एक तरफ सिर्फ नीलकांत झा के बारे में पढ़े जा रहे हैं, एक बार सिर्फ विभूति, क्या होगा आगे जाके।
एक ये इसकी विशेषता है कि मन में उत्सुकता बनी रहती है कि कहानी जो अलग अलग चल रही है आगे होगा क्या, और बड़े ही शानदार तरीके से इन दोनों का जो मिलन होता है इन दोनों का, जो हमारा पुराना बिहार था कहानी उसकी है, आज के बिहार की कहानी नहीं है ना, और झारखंड की कहानी नहीं है, ये हमारे पुराने बड़े बिहार की कहानी है, जिसमें दक्षिण बिहार की बात हम करें जब धनबाद की यहाँ चर्चा होती है उस रूप में है, और अपने मिथिलांचल की चर्चा है। कैसे दोनों एक राज्य के होते हुए एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इतनी दूरी है। जो समय है उस समय की बात है। आज हम बैठे बैठे फिलिस्तीन की भी चर्चा यहाँ कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, कैसी लड़ाइयाँ, लेकिन उस समय ये सुविधाएं नहीं थी, और एक राज्य के लोग, इतनी विविधता थी, एक दूसरे को हम नहीं जानते थे। दोनों का मिलन जब इलाहाबाद में होता है तो अब यहाँ अगर हम वर्गीय संघर्ष के दृष्टिकोण से देखें, मैंने वहां पर उसका आनंद लिया। मैंने क्या आनंद लिया है इस किताब में, मैं सिर्फ वो आपसे साझा कर रही हूँ कि कैसे जब दोनों ही बच्चे गरीबी को झेल रहे थे और जो समाज के अमीर वर्ग की बनाई हुई पूरी संरचना, जो इन्होंने कहा कि पॉलिसी के हिसाब से देखे जाने की, कैसे वो दोनों बच्चे एक हो जाते हैं उस संघर्ष में, दोनों ने एक दूसरे का कैसे साथ दिया है। तो जब वर्गीय संघर्ष की बात होती है तो वहां पर एकजुटता आती है, वहां संगठित हो जाते हैं दोनों। ठीक, इतनी अच्छी मित्रता, इतनी अच्छी दोस्ती, एक दूसरे का इतना अच्छा साथ कि वो उनके बड़े भाई बन रहे हो, उनके छोटे, मतलब एक परिवार की तरह हो जाते हैं। यही खूबसूरती है वर्ग संघर्ष की और आगे बढ़ने की, वो फील होता है इसको पढ़ते वक्त। ठीक वही वर्ग संघर्ष कैसे टूटता है, और कैसे टूटा है अपने खासकर बिहार में, कि जैसे ही इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण जो इन्होंने रखा कि कैसे मंडल आयोग आता है और उसने कैसे वर्ग संघर्ष को चोट पहुंचाई। मंडल आयोग से कितनी सुविधा मिली नहीं मिली वह एक अलग विषय है, लेकिन उसने एक जो वर्ग संघर्ष की ताकत थी बिहार में, उसको कैसे उस पर प्रहार किया है, उसका इतना दर्द भरा विश्लेषण है। अगर उस नजरिए से इसके पूरे उस आखिरी भाग को देखें कि दो साहित्य के विद्वान, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, दोनों ही साथी विद्वान हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग लड़ाई है। जब सामाजिक तौर पर देखें, वर्ग के आधार पर एक लड़ाई थी, लेकिन समाज के आधार पर देखें तो एक तथाकथित उच्च वर्ण को प्रतिनिधित्व कर रहा है और दूसरा जो है एक कमजोर वर्ण को प्रतिनिधित्व कर रहा है। और उसमें कैसे छोटी छोटी चीजों को डाला है कि एक व्यक्ति जिसका हम सब लोग, हमारी साथी रश्मि बैठी, हम सब लोग जब काम करते हैं तो एक सैद्धांतिक बात करते हैं कि लड़की अगर स्कूल में नहीं है मतलब बाल विवाह की शिकार है, लड़का अगर स्कूल में नहीं है तो बाल मजदूरी का शिकार है। हम लोग इस पर बात करते हैं, वो इसमें दिखता है कि कैसे एक बाल विवाह का शिकार एक लड़का, कैसे उसका परिवार उसको मजबूर करता है कि तुमको कमा के लाना है। शादी भी हो जाती कर दी जाती है जबरदस्ती, बाल विवाह, लड़के का बाल विवाह हो रहा है, लड़के का भी, तो लड़की तो उसकी जो पत्नी आ रही है तो स्वाभाविक बाल विवाह की शिकार है, लड़का भी जब शिकार होता है। और कैसे परिवार दबाव डालता है कि तुमको परिवार चलाने के लिए अब तुमको मजदूरी करनी है, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। वहां वो जो पूरा संघर्ष है, तो छोटी छोटी सामाजिक समस्याओं की जो चर्चा है कि एक बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वहां कैसे आर्थिक चीजें, जब हम लोग कहते हैं ना कि कैसे वो मल्टीप्लाई होती जाती हैं और वो पूरा चक्र गरीबी का जो है चलता ही रह जाता है। जो बात अजीत जी कह रहे थे कि कैसे वह सोच ही नहीं पाता है कि पढ़ सकता है, कि इन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण परिवार पढ़ाएगा ही गरीबी में भी, वहां नहीं पढ़ा सका। वो मानसिकता क्यों बन जाती है, उसका चक्र कैसे वो दुष्चक्र चलता है, कैसे वो बाल विवाह और बाकी चीजें उसको कैसे आगे बढ़ाती चली जाती हैं। बहुत सुंदर छोटी छोटी चीजों को उस नजरिए से इसमें दिखा, महसूस किया कि सच में एक लड़का भी बाल विवाह का शिकार होके कैसे उसकी जिंदगी कठिन हो जाती है। फिर जब अनामिका की बात आती है, महिलाओं में भी देखिए वही चीज है। अनामिका एक पावरफुल फादर की बेटी है, उसका व्यक्तित्व देखिए कैसे निखर के आता है ना। और जो उषा है
वह एक कमजोर परिवार, फादर नहीं है, एक सिंगल मदर की बेटी है, कम उम्र की है, वह क्या झेलती है। और इन दोनों लड़कियों के बहाने कि क्या बैकग्राउंड एक महिला को मिलेगा, एक लड़की को मिलेगा तो वह क्या बनेगी, उसको भी बहुत सुंदर तरीके से दिया गया। मतलब कि अगर बेटियों को भी मौका देते हैं तो अनामिका बन सकती है, मौका नहीं मिलेगा तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी उषा, लेकिन उषा संघर्ष के रास्ते पर उसे जाना पड़ता है। और फिर उषा और विभूति का संबंध और नील और अनामिका के संबंध में जहां जहां मौका मिलता है, इन्होंने नारीवादी दृष्टिकोण को भी हल्के से रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा करेंगे तो हो सकता है जो नारीवाद को पहचाना भी बहुत कठिन है कि उस नजरिए से पूरी चीज को देखा जाए, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने वह मौका भी नहीं छोड़ा है। इसमें जहां जहां मौका मिला है उन्होंने उस नजरिए से विश्लेषण किया है पति पत्नी के संबंधों को, और कैसे महिलाएं, चाहे वह घरेलू हिंसा का मामला हो, सामाजिक ये का मामला हो, उसको किस तरीके से, और जब हम बेटी को मजबूत बनाते हैं तो वह कैसे समाज को डील करती है, और एक बेटी जो कमजोर हो जाती है वह कैसे डील करती है, इसको बहुत ही मतलब हृदय में छू जाने वाले अंदाज में उन्होंने किया है। और जो सबसे बड़ी चीज इसके लिए मैंने कहा था कि यह किताब मुझे छू गई, वह इस किताब का शीर्षक और इसके आखिरी 30 पन्ने, अंतर यात्रा। हम सब साथी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं या कहीं भी जब काम करते हैं, मैं तो इसे परिवार के स्तर पर देखना चाहती हूँ कि हमारे अंदर एक शरद आपके सामने खड़ी है और एक शरद अंदर है जिसको शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखने की आंख देता है। आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति के अंदर भी आपकी खिलाफत हो सकती है, वो आपके खिलाफ हो सकता है। क्यों? उसको समझने की दृष्टि जो है यह किताब है कि इतना प्रिय मित्र नील और विभूति का जो प्रेम, जो दो नदी जाके संगम हो गया इलाहाबाद में, वह संगम फिर कैसे टूट दो धार में बदलने की नौबत आ जाती है, वह क्यों है। और जैसे जो इन्होंने बताया कहानी का पूरा कि कैसे उस पर केस कर देते हैं उतने प्रिय होने के बावजूद, और वो करते हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी विचलित है कि यह स्थिति क्यों आई है। उसमें जो पत्र के बहाने से जब उनके मन की बातें सामने आती हैं, जो कि नील और अनामिका को कि इतना प्रिय व्यक्ति भी, या मैं इस स्तर पर इसे पसंद नहीं आ रहा था। कई बार जब सामाजिक क्षेत्र में हम काम, मुझे मेरे आगे इतने सारे केस नाच गए, ओहो इस केस में ये था मामला। इस किताब ने वो अंतर्दृष्टि दी है। तो सब कुछ तो बहुत अच्छा था उस दोनों के बीच, कहीं शायद ये चीज थी क्या अंदर में। वह हो सकता है जाति को लेके हो सकता है लिंग को लेके हो। कई बार ऑफिस में आप बेहतर काम कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, बावजूद आपके खिलाफ राजनीति हो रही है, जिसको समझने में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, फिर मेरी खिलाफत क्यों हो रही है। और शायद इस किताब को पढ़ने के बाद वैसी चीजें समझना आसान हो कि वो शायद मेरी जाति ये थी, शायद मेरा लिंग ये था, शायद मेरी वर्गीय स्थिति ये थी, कुछ भी, शायद मेरा धर्म ये था, जो अभी समाज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी आपके खिलाफ हो सकता है। क्यों हो सकता है? वो जो अंतर यात्रा के बहाने वो जो दृष्टि इस किताब में मिली, उसने मुझे सच में बहुत भीतर तक छुआ, और मुझे लगा कि उसलिए शायद इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए कि हम जिनके साथ काम करते हैं, कई बार हम परिवार में भी पति पत्नी के रिश्ते की भी अगर बात करें कि बहुत मानता है, बहुत इज्जत करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन कई बार जब पत्नी करियर में आगे बढ़ने लगती है तो अनचाहे जो पति का व्यवहार बदलता है, शायद उसको भी समझने की अंतर यात्रा हो सकती है। तो अंतर यात्रा का जो शानदार इसमें वो चीज आया है, वो जो दृष्टि आपके अंदर की खुलती है, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए इसके अंतिम 30 पन्ने ने, और शायद इसलिए मैं इस बात को यहाँ रखना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।